अस्सलाम वालेकुम। ये है आयरस साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा वेबसाइट लिंक यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर आपको मिलेगा डाटा अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की हर स्लाइड पे आपके लिए कुछ खास हमने रखा है और उसके बाद तम इस वीडियो के एंड पर हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आपके लिए डिस्कशन की है, जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हो सकती है आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। आइदर आप स्टूडेंट हैं या कोई प्रोफेशनल है, दोनों सूरतों में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखने जा रहे हैं, ताकि आपके लिए ये चीज़ें फ्यूचर में हेल्पफुल हों। आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के हवाले से डिफरेंट फील्ड्स को टच करेंगे। उसमें मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स, पॉलिसीज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग के हवाले से। अब मशीन लर्निंग जो होता है, बेसिकली हमारे पास एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है कि जिसमें हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स को एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज़ करते हैं और कंप्यूटर के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि कंप्यूटर उनकी मदद से सीख सके और प्रिडिक्शंस करते हुए डिसीजन ले सके डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। अगर मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने रखूं, तो फर्ज करें हमारे पास एक स्पैम फिल्टर सिस्टम है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत सारे होते हैं, आप जीमेल की सर्विसेज को यूज़ करते हैं, आप या याहू की, हॉटमेल की, या इस तरह के बाकी जो भी हैं क्लाइंट्स, आप उनकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, ताकि वो फिल्टर कर सके कि कौन सी ईमेल्स आपकी तरफ स्पैम की सूरत में आ रही हैं। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारी ईमेल्स आपको आती हैं और वो उनको आप देखें तो वो स्पैम के फोल्डर में आपको मिलेगी। तो बेसिकली वहाँ पर पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लर्निंग सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। अल्गोरिदम जो होता है, ये यूज़र के इंटरेक्शन को देखता है और उस यूज़र के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंगली वो अपने पास एक चार्ट या अपने पास एक डेटाबेस बना लेता है कि इस यूज़र को इस किस्म की ईमेल्स आती हैं और ये अपनी ईमेल्स में इस तरह की डिस्कशंस करता है। उससे हटकर जब भी कोई मेल आएगी तो वो उसको स्पैम ईमेल के तौर पर डील कर लेता है, अगर वो उसकी क्लासिफिकेशन से मैच नहीं करती, जैसा कि आपका प्रीवियस ईमेल का रिकॉर्ड होता है। और अगर आपको इस एग्जांपल से ये चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही, तो हम एक और एग्जांपल से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारे पास रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं। आप डिफरेंट जगह पर स्ट्रीमिंग करते हैं, आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं या म्यूज़िक ऐप्स यूज़ करते हैं, स्पॉटिफाई की बात कर लेते हैं। तो जब आप उनको यूज़ करते हुए मशीन लर्निंग वहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब आप उन्हें यूज़ करते हैं तो वो आपके सामने रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं कि आप ये मूवी देखें, आप इस टीवी शो को देखें, आप इस म्यूज़िक को देखें। वो एक्चुअली आपका प्रीवियस जो हिस्ट्री होती है लर्निंग की या लिसनिंग की या व्यूइंग की, तो उसको देखते हुए वो आपके सामने रख रहे होते हैं एक ओवरऑल सिनेरियो, और उसकी बेस के ऊपर जो मशीन लर्निंग सिस्टम है, ये आपका इंटरेस्ट जांच लेता है, पहचान लेता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सजेशंस देना शुरू कर देता है। तो मशीन लर्निंग, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करते हैं अपने पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में एक बहुत बड़ी फील्ड, और आजकल के दौर में तकरीबन बहुत सारी जॉब्स को इसने वैनिश कर दिया है। उसमें आती है रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स में हमारे पास क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामेबल मशीन्स होती हैं। ये इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का एक मिक्सचर है। तो जहाँ पर हम डिज़ाइन, डेवलपमेंट और एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स करते हैं। रोबोटिक्स में हम फिजिकल मशीन्स को यूज़ करते हैं ताकि वो सेंसिंग कर सकें, रिसीव कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें एनवायरनमेंट के साथ। इसकी एग्जांपल्स डिफरेंट वेज में आपके सामने एक्सप्लेन की जा सकती हैं। हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करते हैं। अब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो, तो रोबोट्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसी को देख रहे होते हैं। इस तरह बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क होते हैं, या ऐसे टास्क के जिनमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत हो या बहुत ज़्यादा हैक्टिक किस्म के हों, एक नॉर्मल इंसान के लिए उतनी देर या उतना पावर के साथ या इतनी जो स्ट्रेंथ के साथ काम करना पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पर हम रोबोट्स वगैरह को यूज़ कर लेते हैं। ऑटोमोटिव असेंबली लाइंस, रोबोट्स यूटिलाइज, हम वेल्डिंग की बात कर लेते हैं, पेंटिंग की बात कर लेते हैं,
इसके अलावा डिफरेंट बड़ी हैवी मशीनरी के पार्ट्स की असेंबलिंग की बात कर लें तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल करना हो, वहाँ पे हम रोबोट्स को यूज़ करते हैं। रोबोट्स एक ही टास्क को एफिशिएंसी के साथ बार बार रिपीट कर सकते हैं और ह्यूमन वर्कलोड की निस्बत वो ज़्यादा वर्कलोड को एफिशिएंटली डील भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने रख दूं तो सर्जिकल रोबोट्स होते हैं। मेडिकल की फील्ड में आजकल रोबोट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है, वो सर्जन्स को असिस्ट कर रहे होते हैं कम्प्लेक्स किस्म के प्रोसीजर्स के दौरान। इसके अलावा वो डिफरेंट प्रिसीजन्स के साथ और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वो सर्जरीज करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं रोबोटिक्स की। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम आपके सामने कुछ बेसिक फील्ड्स को रखेंगे क्योंकि हमने मोर देन 100 फील्ड्स को डिस्कस करना है। लाइक हम आपसे ऑलरेडी प्रीवियस 3 वीडियोस में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम इस वीडियो में कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेलेवेंट जो स्पेसिफिक फील्ड्स हैं उन्हीं को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में एक्सपर्ट सिस्टम की। अब एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि ह्यूमन एक्सपर्टीज को मिमिक करता है, यानी कि उनकी कॉपी करता है। लाइक आप किसी डॉक्टर की एक्सपर्टीज किसी कंप्यूटर में या लैपटॉप में या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर अटैच कर दें, या आप किसी इंजीनियर की या आप किसी साइंटिस्ट की, तो उन तमाम एक्सपर्टीज को जब हम उसमें एम्बेड कर देते हैं, उसमें अटैच कर देते हैं, तो हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम बन जाता है। ये बेसिकली अपने पास रीजनिंग को यूज करते हैं और अपना एक स्पेसिफिक नॉलेज का डेटाबेस जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम्स इनके पास होते हैं ताकि वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एक्यूरेटली डिसीजंस ले सकें। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम अगर लें तो डायग्नोसिस असिस्टेंट्स के तौर पर हम इन्हें यूज करते हैं। मेडिकल डायग्नोस्टिक में हम एक्सपर्ट सिस्टम को यूज करेंगे जो डॉक्टर्स की हेल्प कर रहे होते हैं कि ताकि वो डायग्नोस कर सकें डिफरेंट डिजीजेस के बारे में। इन सिस्टम को पेशेंट्स के सिम्टम्स के बारे में बताया जाता है, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, और बाकी भी जो पेशेंट के हवाले से हमारा नॉन मेडिकल नॉलेज होता है हम वो अपने एक्सपर्ट सिस्टम से शेयर करते हैं, तो वो उसकी बेस के ऊपर हमें सजेस्ट करता है कुछ चीज़ें, और पॉसिबल जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में ओपिनियन और ऑप्शन अपना देता है, लाइक जैसे एक सिंपल डॉक्टर हो। तो आप इस तरह के बहुत सारे सिस्टम मार्केट में देख सकते हैं। सिमिलरली आपके लिए भी ये एक फील्ड मौजूद है कि आप एज ए प्रोफेशनल एज ए स्टूडेंट इन फील्ड्स को ज्वाइन करें और इसमें अपने लिए एक जो है ब्राइट फ्यूचर और ब्राइट करियर का इंतखाब करें। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल आपको इसी हवाले से मैं दे दूं तो उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आ जाती है। एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो बहुत सारे लोगों को असिस्ट करते हैं ताकि वो अपने डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। लाइक उन्होंने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी होती है, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, या इसके अलावा उनके पास जो अपना फाइनेंशियल डाटा होता है उसके ऊपर प्री डिफाइंड रूल्स और एल्गोरिदम्स लगा के वो डिफरेंट किस्म के डिसीजंस और रिकमेंडेशंस इन एक्सपर्ट सिस्टम से ले सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी भी बना सकते होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर एआई एथिक्स एंड पॉलिसीज़ को। एथिक्स की मदद से मशीन्स को ये बताना कि ये चीज़ सही है और ये गलत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट्स के अंदर काम किया गया तो उसमें बहुत सारे जो इश्यूज हमें फेस करने किए हमने अभी तक, जिसकी वजह से हमें अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ा। उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो एथिक्स को सामने ना रखना था, जिसकी वजह से हमारे रोबोट्स की मदद से तरफ से आने वाली आउटकम हमारे लिए काफ़ी जो है वो एस्टोनिशिंग थी। तो हम बात करते हैं एआई एथिक्स एंड पॉलिसीज़ की। इसमें हम मोरल वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ताकि हमें पता हो कि हमारी सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट आने वाला है या उनकी प्राइवेसी के ऊपर या ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट आने वाला है हम उसको कंट्रोल कर सकें, ताकि हमारे रोबोट्स को सही और गलत के दरमियान में तमीज़ हो सके। यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को उनके सामने रखा जाता है, कुछ रेगुलेशंस को रोबोट्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, उनके अंदर उसकी बारे में नॉलेज को ऐड किया जाता है ताकि एक एथिकल वे में उनके डेटाबेस को बिल्ड किया जा सके। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे फेशियल रिकग्निशन है, द यूज़ ऑफ फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटिटीज जितनी भी हैं वो इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ा एथिकल कंसर्न आ जाता है प्राइवेसी के रेलेवेंट या
सर्वेलेंस या पोटेंशियल मिस यूज़ के हवाले से। तो पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं या एथिकल कमेटी जो होती है, वो एक गाइडलाइन अपने पास मुरतब करती है कि वो जिसमें उन तमाम कंसर्न्स को लिखते हैं और उसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी ही इसके लिए जो भी डेवलप कर रहा है या डिप्लॉय कर रहा है, वो ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंसीडर होगा अगर इसको कहीं मिस यूज़ किया जाता है। आपके सामने इस चीज़ को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए मैं एक और एग्जांपल रखता हूँ। हमारे पास एल्गोरिथमिक बायस होते हैं। एल्गोरिथमिक बायस जो है, एल्गोरिदम्स हम डिफरेंट डोमेन्स में यूज़ करते हैं, लाइक फाइनेंस में, हायरिंग में, क्रिमिनल जस्टिस में और इस तरह की और बहुत सारी सिचुएशंस में हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास, या जेंडर के रेलेवेंट हम बात कर लें, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारी जगहों पर इसे यूज़ करना पड़ता है। तो एआई एथिक्स और पॉलिसीज़ जो हैं, इनका मेन एम जो होता है कि हम किसी किस्म की बायस्ड आउटकम को ना लेके आए सामने, इस चीज़ को रिड्यूस किया जाए या किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो रही हो, बल्कि एक फेयरनेस के साथ क्लियर जो है वो डिसीजन किसी भी सिचुएशन में दिया जाए। तो ओवरऑल सिंपल और सादा अल्फाज में बात यह है कि एआई में हम अपने रोबोट्स को कुछ मैनर्स और एथिक्स सिखाते हैं ताकि वो सोसाइटी में इंसानों के किसी भी किस्म के कंसर्न या राइट्स जो हैं उनको वायोलेट किए बगैर कोई भी डिसीजन लें, या किसी भी किस्म की सोसाइटी के अंदर कोई माइनॉरिटीज़ हैं तो उनके बारे में जब वो डिसीजन ले रहे होते हैं तो वहाँ पर वो सिर्फ अपने स्ट्रक्चरल डाटा की तरफ ना जाएं, बल्कि वो इस चीज़ को भी सामने रखें कि कहीं हम हमारे इस डिसीजन या हमारे ये जो रिज़ल्ट हम आउटपुट देने जा रहे हैं, इसकी मदद से उस सोसाइटी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला। और अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं, और इसका मेन फोकस होता है इंटरेक्शन के ऊपर कि कंप्यूटर और इंसान के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज को वो कैसे अंडरस्टैंड करे, उसको प्रोसेस करे। जब कोई भी इंसान उसके साथ अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बात करे तो वो उसको प्रोसेस करते हुए अंडरस्टैंड करे और इंसान की लैंग्वेज में ही उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करे, या उसकी लैंग्वेज से मीनिंगफुल आइडिया लेकर कंप्यूटर को समझाए कि ये ऑर्डर पास किया जा रहा है या ये इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। वर्चुअल असिस्टेंट हमारे लिए स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट लाइक एप्पल्स की तरफ से सीरी आता है, अमेजोन ने हमारे पास एलेक्सा दिया हुआ है, तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से ये हमारी वॉइस में दी गई कमांड्स को और क्यूरीज को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके एक इनपुट के तौर पर कंप्यूटर को या किसी भी सिस्टम को पास करते हैं ताकि वो उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स या एक्शन जो है वो जनरेट कर सके। इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विसेज गूगल की तरफ से आ रही हैं हमारे पास, तो वो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर, उसके स्ट्रक्चर को, सिमेंटिक को और सोर्स वगैरह को समझते हुए उसकी एक्यूरेट ट्रांसलेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इस वक्त ओवरकम करती हुई तमाम फील्ड्स को, बड़ी स्पेसिफिक फील्ड है और बड़ी फेमस फील्ड कंप्यूटर विजन। इस विजन के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हम कंप्यूटर्स को किस तरीके से डिजिटल इमेजेस, वीडियोस और इस तरह की जो ग्राफिक्स हैं उनको प्रोसेस करने की ताकत देते हैं जिस तरह इंसानों के अंदर है। लाइक हम अपनी मशीन्स को देखने की सलाहियत देना चाहते हैं, जैसे इंसान देख सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट डाटा को देखते हुए प्रोसेस करते हैं, हमारा कंप्यूटर भी उसे देखे और उसको प्रोसेस कर सके। इसमें इमेज रिकग्निशन है या ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना है या इमेजेस की सेगमेंटेशन है, इस तरह के काम जो है वो हम अपनी मशीन से कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, तो वो कंप्यूटर विजन का एक बहुत बड़ा शाखार है। वो एक आजकल के दौर में एक बड़ा ऑटोनोमस किस्म का व्हीकल्स के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट की सराउंडिंग्स से परसीव कर रहे होते हैं डाटा ग्राफिक्स की सूरत में, लाइक वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, उनके दरमियान और
अपनी कार के दरमियान जो है वो डिस्टेंस को, और फिर इसी तरीके से वो एक स्पेसिफिक मैप को फॉलो करते हुए और अपनी स्पीड को मेंटेन और मैनेज करना, और इस तरह के तमाम जो मामलात हैं उसमें कैमरास और सेंसर्स को यूज़ करते हुए सारी इमेजेस की प्रोसेसिंग करते हुए एक रियल टाइम इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। डिफरेंट एल्गोरिदम्स की मदद से वो ये सारे काम करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स को भी देखना होता है, ऑब्स्टिकल्स को भी देखना होता है, लेकिन वहाँ पर ये सारे काम अब किसकी मदद से हो रहे होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिटी कंट्रोल की, तो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस ले लें, वहाँ पे कंप्यूटर विजन को यूज़ किया जाता है ताकि ऑटोमेटेड क्वालिटी कंट्रोल वहाँ पे रखा जा सके। इसी तरीके से कैमरास को यूज़ किया जाता है इंस्पेक्शन के अंदर, और बहुत सारी जो है असेंबलिंग के दौरान कैमरास को वहाँ पे लगाया जाता है ताकि वो आइडेंटिफाई करें अगर कहीं पे कोई इनकंसिस्टेंसी है या कोई डिफेक्ट है, तो फिर उसके बारे में ह्यूमन एक्सपर्ट्स को वहाँ पे किसी भी वे में ट्रिगर की सूरत में इन्फॉर्म किया जाए। इसके अलावा हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर ह्यूमन एरर को रिड्यूस करने के लिए भी हम कंप्यूटर विजन्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। बेसिकली जब हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, तो ये एक टेक्निक है या एक किस्म की मेथडोलॉजी है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही होती है। ये मशीन लर्निंग के जैसे ही है, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक एजेंट को हम ये सिखाते हैं कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह डिसीजन लेते हुए एप्रोप्रिएट एक्शंस परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन एनवायरनमेंट, और अपने रिवार्ड को किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकता है। एजेंट जो होता है वो सीखता है चीज़ों को, लेकिन वो ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू सीखता है। इसकी बेस के ऊपर वो फीडबैक रिसीव करता है और उसके रिवॉर्ड्स या पेनल्टीज के अगेंस्ट वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। गेम प्लेइंग में हम इसको अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक अल्फागो गेम, उसमें हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को, जहाँ पे डीप माइंड्स की तरफ से ये गेम मुतारिफ कराई गई है, और इस में रीइंफोर्समेंट लर्निंग की सबसे बड़ी एग्जांपल इस वक्त हमारे पास है। इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम होती है और सेल्फ प्ले होती है। वो क्या करती है, डिफरेंट टेक्निक्स को और ट्रायल के मेथड्स को अपनाते हुए फेलियर से सीखती है, और रिवार्ड की सूरत में उसे पता चल जाता है कि ये एक्शन ठीक था तो अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है। अगर कोई एक्शन उसका गलत होता है तो उसके अगेंस्ट उसे पेनल्टी होती है, तो वो पेनल्टी से समझ जाता है हमारा वो एजेंट के अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट मैंने इस किस्म की मूव से अवॉइड करना है। इसके बाद हम रोबोटिक कंट्रोल में भी इसको यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट एरियाज में जब रोबोट्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, लाइक वो वॉकिंग के दौरान या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की ग्रास्पिंग के दौरान या हमारे पास जो है मूवमेंट के लिए, तो वहाँ पर भी हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को उसके बैक एंड पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हुए फीडबैक लें और रिवॉर्ड और पेनल्टीज को समझते हुए अपने एक्शंस को डिफाइन कर सके कि ये एक्शन हमने इस सिचुएशन में परफॉर्म करना है और ये एक्शन इस सिचुएशन में परफॉर्म नहीं करना। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग की। बेसिकली ये एग्जैक्टली कोई अलग फील्ड तो नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी टेक्निक है कि जिसकी मदद से हम बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की फील्ड्स को वर्किंग में लेके आते हैं। बेसिकली ये एक बैकग्राउंड सपोर्टर के तौर पर, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर डिफरेंट फील्ड्स की हेल्प करता है। लाइक हम कंप्यूटर विजन की बात करें या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें, तो वहाँ पर हम इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी मदद से वो फील्ड्स अपने जो भी टास्क परफॉर्म करती हैं वो कर पाती हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए, वो लोग जो बैक एंड पे इन चीज़ों को डील करते हैं, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ पर वो अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं। तो इस न्यूरल नेटवर्क में अगर हम बात करें, तो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं, ये मशीन्स के अंदर इस तरह के लर्निंग मॉडल डाले जाते हैं कि जो इंस्पायर होते हैं ह्यूमन माइंड से, लाइक इंसान के दिमाग का स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरीके से फंक्शनिंग करता है, वो किस तरह डिसीजंस लेता है, वो किस तरह काम करता है। तो उसी चीज़ को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसे न्यूरल नेटवर्क का हम नाम देते हैं। और इस न्यूरल नेटवर्क की सब फील्ड है डीप लर्निंग। वहाँ पर हम किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं।
लाइक किसी कम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर मल्टीपल लेयर्स की मदद से किस तरह किसी एक सिचुएशन को या किसी एक टास्क को हम सॉल्व करते हैं या किसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, लाइक गूगल फोटोज में या फेसबुक के ऊपर आप जो देखते हैं कि ऑटोमेटिकली वो फेस डिटेक्शन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो न्यूरल नेटवर्क्स को यूज कर रहे होते हैं, वहां पर डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि रिकग्निशन कर रहे होते हैं, क्लासिफाई कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को और फेसेस को फोटोग्राफ्स के ऊपर, ताकि ऑटोमेटिकली वो टैग कर सकें, उस वो पिक्चर को एनालाइज करते हैं और बता देते हैं कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में या आपके बाकी जो सर्कल में लोग हैं उनमें से कौन सा बंदा इस पिक्चर में आपके साथ मौजूद है। ऑटोमेटिकली वो उसका नाम और उसकी प्रोफाइल वगैरह साथ अटैच कर देते हैं। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हम बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर भी इसी को यूज़ किया जाता है, ताकि वो जो है वो एक सीक्वेंशियल डाटा को यूज़ कर सकें और लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकें, एनालाइज कर सकें और स्पीच को रिकग्नाइज कर सकें। वहाँ पर भी हम इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप सबके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या हमारे पास जो मशीन लर्निंग है इसको हम अभी इतना ज़्यादा क्यों अपनी सोसाइटी में जो है वो यूज़ होता हुआ देख रहे हैं या इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ देख रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं था। तो इसकी पीछे तीन बेसिक वजूहत है। सबसे पहली वजह कि हमारे पास इससे पहले जितनी डेवलपमेंट थी वो मैथमेटिकल किस्म के सिनेरियो या सिचुएशंस के लिए थी। हमने जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनाए, हम जितनी भी सिनेरियो से डील कर रहे थे, वहां पर हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर मेन कंसर्न था मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स सिर्फ उन सिचुएशंस को डील करता है जहां पर हम 100% एक्यूरेट हों, मतलब उसमें पता होता है कि 2 + 2 4 ही हैं, हम इससे ऊपर नीचे नहीं जा सकते। तो उस सिचुएशन में तो हम मैथमेटिक्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे हटकर अब जैसे कोई हमने कंप्यूटर विजन की मदद से कोई ड्राइवरलेस कार हमने बना दी जो ऑटोमेटिक कार हो और सेल्फ ड्राइविंग हो उसमें, तो अब उसने रास्ते में चलते हुए डिसीजन लेना है कि यहाँ पर हर्डल है, यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, यहाँ पर ये स्पेसिफिक ट्रैफिक साइन है, सामने वाली गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही है लेकिन क्या वो इसी स्पीड को बरकरार रखेगी, हो सकता है वो अपनी स्पीड अप डाउन करती रहे, या इस तरह का रश का माहौल हो। तो वो डिफरेंट सिनेरियो और सिचुएशन में जहां पर हम अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाते हैं, हम अपनी रियल लाइफ में तो काम ऐसे कर रहे होते हैं ना, हम 100% एक्यूरेसी के साथ तो नहीं कर सकते, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हमें अपने डिसीजंस को वेरी करना पड़ता है। तो जहां अब जो हमारी जितनी भी कंप्यूटर साइंस में डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अप्रोक्सीमेशन के साथ चीजों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है और अपने आप को किस तरह सिस्टम में एडजस्ट करना है, ताकि हम बगैर किसी नुकसान के, अपना भी नुकसान किए बगैर, सामने वालों के भी, सामने वालों का भी नुकसान किए बगैर किसी सिचुएशन के अंदर किस तरीके से इंटरेक्ट करते। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम अब मैथमेटिकल डेवलपमेंट से हटकर जो अप्रोक्सीमेशन या जर्नल हमारी रियल लाइफ सिनेरियोज हैं उनकी तरफ आ रहे हैं। तो वहां पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जरूरत थी। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि हमारे पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डील कर सके, हैंडल कर सके। एल्गोरिदम्स में बहुत सारे फॉल्स और फॉल्ट्स थे, अभी भी हैं फ्लॉज, ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिनको विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास डाटा की बहुत ज्यादा कमी थी। तो इन वजूहात की बेस के ऊपर इससे पहले वाले सालों में आपने देखा कि कुछ खास इतनी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, लेकिन अब जो है वो इसकी काफी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो आज के लेक्चर में यही कुछ था। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काफी कुछ इंटरेस्टिंग होगा और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको नहीं पता चली होंगी जो इससे पहले शायद आप तक ना पहुंची हों। Thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe and share. हमारा वेबसाइट लिंक भी दिया गया है, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।